हेलो व्यूअर्स, मैं हूं गोल्डी और गोल्डीज किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। ये लड्डू सभी लोग खा सकते हैं, बहुत ज्यादा हेल्दी, बहुत ज्यादा पौष्टिक होने वाला है। इसमें प्रोटीन, फाइबर्स, कैल्शियम, सारे मिनरल्स, आपको विटामिन इसमें मिलेंगे। बहुत ज्यादा हेल्दी होगा और सिर्फ 2 चम्मच घी से हम इसे बना करके तैयार करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने किचन में, जल्दी से इस रेसिपी की शुरुआत कर लेते हैं। तो गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बगल में छोटा सा बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले, ताकि आने वाले मेरे नए अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रोटीन से भरा हुआ लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर एल्युमिनियम की कढ़ाई, और यहाँ पर मैंने कढ़ाई को पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था। और इसमें मैं सबसे पहले ऐड करने वाली हूँ फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी, जिसे तीसी भी कहा जाता है। लगभग ½ kg के करीब हमने इसमें अलसी ऐड किया है। ये देखिए कुछ इस प्रकार से होता है। अलसी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, इसमें ढेर सारे फाइबर्स होते हैं और ये हमारे वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, हमारे दिमाग को तेज बढ़ाता है, बॉडी में एनर्जी लाता है। इतने ही नहीं, इसमें ढेर सारा ओमेगा 3 भरा हुआ होता है। तो सोचिए कितना अच्छा है हमारे लिए। तो आज हम इससे लड्डू बना करके तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम अलसी को हाई फ्लेम पे कंटिन्यूसली भूनेंगे, और इस अलसी को भूनने के लिए लगभग 10 से 15 मिनट लग जाएंगे। जब आप अलसी को भूनेंगे तो कुछ इस प्रकार से चिटचिट की आवाज़ आनी चाहिए, यानी आप समझ जाए कि अलसी हमारा बहुत ही अच्छे से भुन रहा है। और ये लीजिए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं अलसी को भूनते हुए। आप देख सकते हैं कि अलसी का जो कलर है हल्का सा चेंज हो गया है, अलसी फूल गई है। आप इसे कैसे पहचानेंगे कि अलसी हमारी अच्छी तरीके से भुन गई है? तो सबसे पहले इसमें से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। उसके बाद आप चाहें तो इसे अपने नाखून से तोड़ करके भी देख सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि जब ये भून जाएगा तो उसका कलर हल्का सा चेंज हो जाएगा, तो आप समझ जाएंगे कि अलसी हमारी अच्छे से भुन गई है। तो अब मैं इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। अलसी भूनने के बाद अब मैंने यहाँ पे सेम कढ़ाई लिया है, और अब मैं इसमें भूनूंगी ओट्स। मैंने यहाँ पे लगभग 1 बड़ा कप ओट्स लिया है। अगर आप वेट में देखो तो ये 100 ग्राम के बराबर है, और मुझे इसे अच्छी तरीके से भून लेना है। ओट्स को हम हाई फ्लेम पे भूनेंगे लगभग 3 से 4 मिनट के लिए। और ये लीजिए ओट्स को भूनते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। ओट्स हल्का सा क्रिस्पी हो गया है। तो अब मैं इसे एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ और इसे पूरी तरीके से ठंडा कर लूँगी। उसके बाद मैं अलसी के साथ साथ इसे भी ग्राइंड करूँगी। ओट्स को भुनने के बाद अब मैं इस सेम कढ़ाई में ऐड करने वाली हूँ सफ़ेद वाला तिल, जिसे सेसमी सीड्स कहा जाता है। आप जानते हैं तिल हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इसमें ढेर सारा प्रोटीन होता है, आयरन होता है, कैल्शियम होता है, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए सभी लोगों को तिल का सेवन ज़रूर करना चाहिए। इतना ही नहीं गाइस, मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ पम्पकिन सीड्स, लगभग 1 बड़ा चम्मच, और 1 बड़ा चम्मच मैं इसमें मेलन सीड्स ऐड करूँगी। पम्पकिन सीड्स में ढेर सारे फाइबर्स होते हैं, प्रोटीन होता है, आयरन होता है, और मेलन सीड्स में बहुत ज़्यादा भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है, ओमेगा 3 होता है, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होते हैं। और इतने नहीं गए, ये हमारे बॉडी के कैलोरीज को कम करने में हेल्प करता है। तो सोचिए कितना अच्छा होता है सीड्स हमारे लिए। तो हमें डेली इन सीड्स का यूज़ करना चाहिए। तो अब मैं इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से भून लूँगी। सीड्स को भूनते समय एक बात का ध्यान रखिए कि हमें इसे हाई फ्लेम पे नहीं भूनना है, मीडियम फ्लेम पे हम इसे लगभग 5 से 6 मिनट के लिए अच्छी तरीके से भून लेंगे। और मैंने यहाँ पे जो तिल लिया है उसकी क्वांटिटी ½ kg के करीब है। तिल और सारे सीड्स को भूनते हुए यहाँ पर 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, और आप देख सकते हैं कि तिल का कलर हल्का सा चेंज हो गया है, हल्का सा क्रिस्पी हो गया है, और इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो इस स्टेज में फ्लेम को ऑफ करूँगी और इन सारे सीड्स को एक बोल में ट्रांसफ़र कर लूँगी और उन्हें एकदम अच्छी तरीके से ठंडा कर लूँगी। और अब मैं इस सेम कढ़ाई में ऐड करने वाली हूँ मखाना। मखाना को भी हमें अच्छी तरीके से भूनना है, एकदम क्रिस्पी करना है, और इन सभी चीज़ों को हम बिना घी के ही भून रहे हैं। मखाना बहुत अच्छा होता है, इसमें ढेर सारे कैल्शियम होते हैं, प्रोटीन होता है, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो हमने यहाँ पे लगभग 60 से 70 ग्राम के करीब मखाना लिया है, और इसे अच्छी तरीके से क्रिस्पी होने तक भून लेना है। और ये लीजिए मखाने भी हमारे बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं। इन मखानों को भूनने के लिए मुझे लगभग 7 से 8 मिनट लगे हैं, और मैंने इन्हें मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छी तरीके से भून लिया है। ये देखिए, अगर आप इस तरीके से इसे क्रश करेंगे तो बहुत ही आसानी से ये टूट जाएगा। तो आप समझ जाइए कि मखाने हमारे बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं। तो अब मैं इन्हें भी एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लूँगी और अच्छी तरीके से ठंडा कर लूँगी। मखानों को भूनने के बाद अब मैं फिर से सेम कढ़ाई में ऐड करूंगी पॉपी सीड्स यानी कि खसखस, जिसे पोस्तो भी कहा जाता है। लगभग हम इसमें 50 ग्राम के करीब पोस्तो के दाने ऐड करेंगे, और इन्हें भी मैं लगभग 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरीके से भून लूँगी।
और ये लीजिए पोस्तों के दाने हमारे बहुत ही अच्छी तरीके से भून गए हैं, इनका कलर हल्का सा चेंज हो गया है। तो अब मैं इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। पोस्तो भूनने के बाद अब मैं फिर से सेम कढ़ाई लूँगी और इसमें ऐड करूँगी 1 बड़ा चम्मच के करीब घी। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी दलिया। लगभग 1 कप के करीब हमने यहाँ पे दलिया लिया है। वेट में देखिए तो ये लगभग 100 से 150 ग्राम के बराबर होगा। और दलिया डाल करके हम इस दलिया को अच्छी तरीके से भूनेंगे तब तक जब तक कि इसका कलर हल्का सा चेंज नहीं हो जाता है और ये हल्के से फूट नहीं जाते हैं। तो हम इसे लगभग 5 से 7 मिनट के लिए अच्छी तरीके से भूनेंगे मीडियम फ्लेम पे। दलिया में ढेर सारे फाइबर्स होते हैं तो इसलिए मैंने इस लड्डू में इसे ऐड किया है। और ये लीजिए दलिया हमारे बहुत ही अच्छी तरीके से भून गए हैं। ये देखिए मैंने पहले भी बताया था ये हल्के से फूट जाएंगे और हल्की से क्रिस्पी हो गए हैं। तो इसे भी मैं एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ और अच्छे तरीके से ठंडा कर लेती हूँ। दलिया को भूनने के बाद अब मैं फिर से सेम पैन लूँगी और इसमें ऐड करूँगी ग्रेट किया हुआ कोकोनट यानी कि सूखा नारियल, जिसे मैंने अच्छी तरीके से कद्दूकस कर लिया था। अगर वेट में देखें तो ये 250 ग्राम के बराबर है। और इतना ही नहीं, मैं इसमें ऐड कर देती हूँ 100 ग्राम के करीब डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का बुरादा। आप चाहें तो इसमें नारियल के बुरादे को स्किप कर सकते हैं, मेरे पास बचा हुआ था तो इसलिए मैं इसे भी ऐड कर दे रही हूँ। और इन दोनों चीज़ों को मुझे अच्छी तरीके से भूनना है तब तक जब तक कि सूखे नारियल अच्छी तरीके से क्रिस्पी नहीं हो जाते हैं। नारियल को भूनते हुए 5 से 7 मिनट लग गए हैं और आप देख सकते हैं कि नारियल हल्के से भून गए हैं, इसका कलर हल्का सा चेंज हो गया है और ये थोड़े से क्रिस्पी भी होने शुरू हो गए हैं। तो इस स्टेज में फ्लेम को ऑफ करूँगी और इन्हें एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लूँगी। नारियल को भूनने के बाद मैंने यहाँ पे फिर से सेम कढ़ाई लिया है और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 बड़े चम्मच के करीब घी डाल करके अब मैं घी को अच्छी तरीके से गर्म कर लूँगी। और अब इस गरम घी में मैं ऐड करने वाली हूँ गोंद हमारे कमर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। कुछ इस प्रकार से होता है, हल्का सा ये चमकीला पत्थर जैसा दिख रहा है लेकिन ये गोंद है और हमारे ये कमर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो इसलिए इस लड्डू में मैं इस गोंद को यूज़ कर रही हूँ। तो गोंद डाल करके मुझे इसे अच्छी तरीके से क्रिस्पी होने तक भूनना है। गोंद को भूनते समय एक बात का ध्यान आप ज़रूर रखिए कि गोंद को लो फ्लेम पे हमें बिल्कुल नहीं भूनना है, फ्लेम हमेशा मीडियम टू हाई रहना चाहिए। और ये लीजिए गोंद एकदम अच्छी तरीके से भून गया है। ये देखिए मैं आपको तोड़ करके दिखाती हूँ कुछ इस प्रकार से। जैसे आप इसे अपने हाथों से दबाएंगे एकदम चूरा चूरा हो जाएगा, यानी समझ जाए कि गोंद एकदम अच्छी तरीके से भून गया है। तो अब मैं इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लूँगी। गोंद को अच्छी तरीके से फ्राई करने के बाद अब मैं इस बचे हुए घी में ऐड करने वाली हूँ ड्राई फ्रूट्स। तो मैंने यहाँ पे 50 ग्राम के करीब काजू और 50 ग्राम के करीब बादाम ले लिया है। तो इन दोनों चीज़ों को मुझे अच्छी तरीके से भून लेना है। और ये लीजिए काजू और बादाम एकदम अच्छी तरीके से भून गए हैं, एकदम अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं। तो अब मैं इन्हें भी एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लूँगी। और अब इस बचे हुए घी पे मैं लास्ट इंग्रेडिएंट भूनने वाली हूँ, वो है आटा। तो मैंने यहाँ पे आधा किलो के करीब आटा लिया है, ये गेहूं का आटा है और इन्हें भी मुझे अच्छी तरीके से भूनना है। तो मैं इसी घी में भून लूँगी। आप चाहें तो बिना घी के भी भून सकते हैं या फिर आप सेम कढ़ाई में लगभग 2 बड़े चम्मच के करीब घी ऐड करके इन्हें और अच्छे से भून सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर बिना घी के इन्हें भूनूँगी, यानी कि जो बचा हुआ घी है उसी में मैं इन्हें भून लूँगी। आटे को हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, हमें इसका कलर हल्का सा लाइट ही रखना है। तो हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक इसका कच्चापन दूर ना हो जाए और हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए। और जब इस आटे का कलर हल्का सा चेंज हो जाएगा तो आप देखेंगे इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगेगी। और ये लीजिए गेहूं का आटा हमारा अच्छी तरीके से भून गया है। इस आटे को भूनते हुए लगभग 20 से 25 मिनट लगे हैं और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से ये भुना है, इसका कलर भी हल्का सा चेंज हो गया है। तो अब मैं इसे भी एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लूँगी और जल्दी से हम नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं। गेहूं का आटा भूनने के बाद अब मैं जल्दी से गुड़ की चाशनी बना लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे पुराना गुड़ लिया है। पुराना गुड़ डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो लगभग हम यहाँ पे 1 किलो के करीब गुड़ लेंगे और मैंने यहाँ पे गुड़ को अच्छी तरीके से तोड़ करके इस कढ़ाई में ऐड कर दिया है। तो मुझे इसे अच्छी तरीके से मेल्ट करना है। तो सबसे पहले मैं इसमें लगभग आधा गिलास के करीब पानी ऐड कर देती हूँ, यानी अगर आप मेजरिंग कप से देखें तो 1 कप हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी डाल करके हमें इसे तब तक पकाना है जब तक ये अच्छी तरीके से मेल्ट नहीं हो जाता है और एक तार की जब ये चाशनी बनने लगेगी तब तक हम इसे पकाएंगे। तो हम यहाँ पे फ्लेम को मीडियम करेंगे और मीडियम फ्लेम पे हमें इसे अच्छी तरीके से पका लेना है। जब तक हमारा गुड़ का पाक रेडी हो रहा है तब तक मैं जल्दी से सभी चीज़ों को पीस करके मिक्स कर लेती हूँ। तो सबसे पहले हम गोंद को अच्छी तरीके से क्रश कर लेंगे। हमने यहाँ पे क्रश करने के लिए ग्लास का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो मैशर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या फिर आप इसे मिक्सर जार में ग्राइंड कर सकते हैं।
और ये लीजिए गोंद को हमने हल्का सा क्रस्ट कर लिया है। तो अब मैं इस गोंद को ऐड कर देती हूँ आटे के अंदर। तो मैंने यहाँ पे एक बड़े से परात में आटा पहले से ही ट्रांसफ़र कर लिया था और हल्का सा आटा ठंडा हो गया है। तो अब मैं इसमें गोंद को भी ऐड कर दूँगी। गोंद ऐड करने के बाद अब मैं इसमें पोस्तों के दाने को ऐड कर दूँगी और अब मैं इसमें रोस्ट किया हुआ नारियल भी ऐड कर दूँगी। और अब इस मिक्सिंग बोल में हम दलिया ऐड करेंगे, जिसे मैंने पहले से ही घी में भून लिया था। आप चाहें तो इस दलिया को अच्छी तरीके से ग्राइंड करके भी इसमें डाल सकते हैं या फिर आप इसमें स्किप भी कर सकते हैं। मैं इसमें खड़ाई ऐड करूँगी और साथ ही में अब मैं यहाँ पे ग्राइंड किया हुआ ओट्स भी ऐड करूँगी। ये देखिए कुछ इस प्रकार से दरदरा ग्राइंड करना है। ओट्स ऐड करने के बाद मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स को भी एकदम हल्का सा ग्राइंड कर लिया है। आप चाहें तो इन्हें बारीक बारीक काट भी सकते हैं। और साथ ही में अब मैं इसमें ग्राइंड किया हुआ तिल भी ऐड करूँगी, जिन्हें मैंने पहले से ही रोस्ट कर लिया था। बहुत ज़्यादा हमें इसे ग्राइंड नहीं करना है, सिर्फ 1 से 2 राउंड हमें मिक्सर जार का चलाना है। ये देखिए कुछ इस प्रकार से आपको मिक्सचर मिलेगा। तो इन्हें भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और अब बारी है ऐड करने की मखाना। तो मखाना को भी आप देख सकते हैं मैंने मिक्सर जार में अच्छी तरीके से ग्राइंड किया है, बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं, हमें यहाँ पे इसे दरदरा ही ग्राइंड करना है। और साथ ही में अब मैं इसमें ऐड करूँगी अलसी यानी कि तीसी या फिर फ्लैक्स सीड जिसे आप कहते हैं, उसे भी मैंने दरदरा ग्राइंड किया है। आप चाहें तो इन्हें एकदम पाउडर फॉर्म में भी ग्राइंड कर सकते हैं और या फिर आप इन्हें ग्राइंड करके अच्छी तरीके से चाल भी सकते हैं ताकि इसका स्किन निकल जाए। और अब बारी है इसमें कुछ नेचुरल स्वीटनेस बढ़ाने की। तो मैंने यहाँ पे लगभग 50 ग्राम के करीब किशमिश लिया है और साथ ही में आप देख सकते हैं 50 ग्राम मैंने खजूर लिया है और 10 से 12 मैंने यहाँ पे इलायची लिया है ताकि इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आए। आप चाहें तो जायफल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन तीनों चीज़ों को मैं मिक्सर जार में डाल करके अच्छी तरीके से ग्राइंड करूँगी। और ये देखिए कुछ इस प्रकार से हमें इन्हें ग्राइंड करना था और बहुत ही अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है इलायची की। तो अब मैं इन सभी चीज़ों को तैयार के मिक्सचर में ऐड करूँगी। लड्डू वाले सभी इंग्रेडिएंट्स को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है और अब बारी है इन्हें एकदम अच्छी तरीके से मिक्स करने की। और ये लीजिए मिक्सचर हमारा तैयार हो गया है। लड्डू बनाने के लिए मैं बीच में स्पेस बना देती हूँ ताकि तैयार की चाशनी हम इसमें ऐड कर सकें। और ये लीजिए गुड़ की चाशनी हमारी बहुत ही अच्छी तरीके से थिक हो गई है, आप देख सकते हैं एकदम अच्छे से ये पक गया है। तो मैं आपको इसे चेक करके दिखा देती हूँ। हल्का सा हम अपने उंगलियों पे लेंगे और ये देखिए एक तरह की चाशनी बननी शुरू हो गई है। बहुत ज़्यादा अगर आप इसे पकाएंगे तो लड्डू थोड़ा सा टाइट हो जाएगा, तो इसी तरीके से हमें रखना है। तो इस स्टेज में फ्लेम को ऑफ कर लूँगी और इस तैयार की चाशनी को एक स्टेनर के थ्रू अच्छी तरीके से छानते हुए इस मिक्सचर में ऐड करूँगी। हम इसे इसलिए छान रहे हैं ताकि जो भी इस गुड़ में इम्प्योरिटीज़ हो वो बाहर निकल जाए। हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके चाशनी ऐड करेंगे और इन्हें एकदम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। पूरी चाशनी हमने इसमें ऐड कर दिया है और अब मैं इसे अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। मिक्सचर थोड़ा सा गर्म है तो मुझे इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है पहले। स्पैचुला से मिक्स करने के बाद अब मैं इस तैयार के मिक्सचर को अपने हाथों से अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। और मिक्स करने के बाद मैं इसे अच्छी तरीके से इस तरीके से फ्लैट कर दूँगी और बीच में छोटा सा एक माउंटेन बनाऊँगी ताकि इसमें गर्माहट बनी रहे और लड्डू बनाने में हमें आसानी हो। और अब मैं अपने हाथों पे थोड़ा सा घी लगा लूँगी और जल्दी से लड्डू बना लेती हूँ। और ये देखिए गाइस कुछ इस प्रकार से दबाते हुए हमें गोल लड्डू बना करके तैयार कर लेना है। और ये लीजिए एक लड्डू हमारे बन करके तैयार हो गए हैं। ये देखिए दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर है, तो मैंने एक प्लेट में रख लिया है। ये देखिए गाइस बहुत ज़्यादा खूबसूरत हमारे लड्डू बने हैं, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं। तो इसी प्रकार से हम और भी लड्डू बना करके तैयार कर लेंगे। और ये लीजिए गाइस प्रोटीन से भरपूर, फाइबर से भरपूर हमारे ये लड्डू बन करके तैयार हो गए हैं। तो आपने देखा इन्हें बनाना कितना आसान है। ये देखिए बहुत बढ़िया हमारे लड्डू बन करके तैयार हुए हैं, दिखने में बहुत अच्छा है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी। तो इन सर्दियों के सीज़न में आप इन लड्डुओं को ज़रूर बनाइए और इन्जॉय करते हुए खाइए। इन्हें सभी लोग खा सकते हैं, इनफैक्ट डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए मैंने इन लड्डुओं को बनाया है, तो वो भी इन्हें बहुत ही इंजॉय करते हुए खा सकते हैं। तो इस तरीके से लड्डू आप भी बनाइए और कॉमेंट सेक्शन में मुझे लिख करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और हमेशा की तरह आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बगल में छोटा सा बेल आइकन उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाले मेरे नए नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग गोल्डीज किचन। बाय बाय फ्रेंड्स, मैं जल्द ही मिलूंगी आपको एक और नई इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ।